दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 1962 का युद्ध। कहा जाता है कि भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था 1962 का, ये विश्वासघात था या फिर कायरता था। अभी हम इसके बारे में एक-एक करके देखेंगे। इस युद्ध के इतिहास को इतनी बारीकी से लिखा गया है कि उस जमीन पर दोबारा चलने की आवश्यकता नहीं जिस पर इतनी अच्छी तरह से काम हुआ। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो मेरी तरह हिमालय की ऊंचाइयों में चीन के साथ अल्पकालिक लेकिन कटु सीमा युद्ध का साक्षी है, वो आधी सदी के बाद भी सदमा भुला नहीं। इस युद्ध में भारत की सैन्य पराजय हुई थी और वो राजनीतिक विफलता भी थी। बिल्कुल सत्य है। 1962 की जो जंग थी, ये हमारे कहा जाए तो ये सैन्य की पराजय नहीं, राजनीतिक और सैन्य दोनों की पराजय थी। ये कहना पर्याप्त तो होगा। जैसा जवाहरलाल नेहरू के आधिकारिक आत्मकथा लिखने वाले एस गोपाल ने लिखा था, चीजें इतनी बुरी तरह गलत हुई कि अगर ऐसा वाकई में नहीं होता तो उन पर यकीन करना मुश्किल होता। लेकिन ये गलत चीजें इतनी हुई कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने अपनी सरकार पर गंभीर आरोप तक लगा दिए। उन्होंने चीन पर आसानी से विश्वास करने और वास्तविकताओं की अनदेखी के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर हम बात करें कि 1962 की जंग में गलती हुई थी तो भाई किससे हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी खुद संसद में खेदपूर्वक कहा था, हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे और हम एक बनावटी माहौल में रह रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया था। इस तरह उन्होंने इस बात को लगभग स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने ये भरोसा करने में बड़ी गलती की कि चीन सीमा पर झड़पों, गश्ती दल के स्तर पर मुठभेड़ और तू मैं से ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हालांकि चीन के साथ लगातार चल रहा संघर्ष नवंबर 1959 के शुरू में हिंसक हो गया था, जब लद्दाख के कुंग काला में पहली बार चीन ने खून बहाया था। इसके बाद गलतियां होती गई। इसके लिए हमारे प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, लेकिन उनके सलाहकार, अधिकारी और सेना भी बराबर के दोषी हैं, क्योंकि इनमें से किसी ने भी नेहरू से यह कहने की हिम्मत नहीं दिखाई कि वे गलत थे। उनका बहाना वही पुराना था, यानी नेहरू सबसे बेहतर जानते थे। चीन के एक तरफा युद्ध विराम के बाद सेना प्रमुख बने जनरल जे.एन. मुच्छू चौधरी का विचार था, हमने ये सोचा कि हम चीनी शतरंज खेल रहे हैं, लेकिन वो रूसी रोले निकले। अब दोस्तों, बात ये उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन थे। इस जो 1962 वार जो हुआ था, आखिर उसके जिम्मेदार कौन थे। तो जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए उनकी सूची काफी लंबी है, लेकिन शीर्ष पर दो लोग का नाम जरूर मैं लेना चाहूंगा। उनमें पहले हैं कृष्णन मेनन, जो 1957 से ही रक्षा मंत्री थे। दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल बी.एम. कौल का है, जिन पर कृष्ण मेनन की छत्र छाया थी। लेफ्टिनेंट जनरल बी.एम. कौल को पूर्वोत्तर के पूरे युद्ध क्षेत्र का कमांडर बनाया गया था। उस समय वो पूर्वोत्तर फ्रंटियर कहलाता था और अब इसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। बी.एम. कौल पहले दर्जे के सैनिक नौकरशाह थे। साथ ही वो गजब के जोश के कारण भी जाने जाते थे, जो उनकी महत्वाकांक्षा के कारण और बढ़ गया था, लेकिन उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। ऐसी गलत नियुक्ति कृष्ण मेनन के कारण संभव हो पाई। प्रधानमंत्री की अंधश्रद्धा के कारण वे जो भी चाहते थे वो करने के लिए स्वतंत्र थे। एक प्रतिभाशाली और चिड़चिड़े व्यक्ति के रूप में उन्हें सेना प्रमुखों को उनके जूनियरों के सामने अपमान करते मजा आता था। वे सैनिक नियुक्तियों और प्रमोशंस में अपने चहेतों पर काफी मेहरबान रहते थे। निश्चित रूप से इन्हीं वजहों से एक अड़ियल मंत्री और चर्चित सेना प्रमुख जनरल के.एस. थिमैया के बीच बड़ी बकझक हुई। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्हें अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए मना लिया गया। लेकिन उसके बाद सेना वास्तविक रूप में मेनन की अर्दली बन गई। उन्होंने कौल को युद्ध कमांडर बनाने की अपनी नादानी को अपनी असाधारण सनक से और जटिल बना दिया। हिमालय की ऊंचाइयों पर कौल गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें दिल्ली लाया गया। मेनन ने आदेश दिया कि वे अपनी कमान बरकरार रखेंगे और दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग के अपने घर से वे युद्ध का संचालन करेंगे। बात अब आ गई है टकराव से डर। सेना प्रमुख जनरल पी.एन. थापर इसके पूरी तरह खिलाफ थे, लेकिन वो मेनन से टकराव का रास्ता मोड़ लेने से डरते थे। ये जानते हुए कि कौल स्पष्ट रूप से कई मामलों में गलत थे, जनरल थापर उनके फैसले को बदलने के लिए भी तैयार नहीं रहते थे।
इन परिस्थितियों में आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि नेहरू ने 19 नवंबर को राष्ट्रपति कैनेडी को लिखे हुए उन भावनात्मक पत्रों से काफी पहले मेनन और कॉल पूरे देश में नफरत के पात्र बन चुके थे। इसका नतीजा स्पष्ट था। कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर लोगों और संसद ने अपना ज्यादा समय और ऊर्जा आक्रमणकारियों को भगाने की बजाय मेनन को रक्षा मंत्रालय से हटाने में लगाए। नेहरू पर काफी दबाव पड़ा और उन्होंने मेनन को 7 नवंबर को हटा दिया। कॉल के मामले में राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने जैसे सब कुछ कह दिया। 19 नवंबर को दिल्ली आए अमेरिकी सीनेटरों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इनमें से एक ने यह पूछा कि क्या जनरल कॉल को बंदी बना लिया गया है। इस पर राष्ट्रपति राधाकृष्णन का जवाब था, दुर्भाग्य से यह सच नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर फैसला लेना इतना अव्यवस्थित था कि मेनन और कॉल के अलावा सिर्फ 3 लोग, विदेश सचिव एमजे देसाई, खुफिया जार बीएन मलिक और रक्षा मंत्रालय के शक्तिशाली संयुक्त सचिव एचसी सरीन की नीति बनाने में चलती थी। अब हम बात करेंगे खुफिया प्रमुख की नाकामी। इनमें से सभी मेनन के सहायक थे। मलिक की भूमिका बड़ी थी। मलिक नीतियां बनाने में अव्यवस्था फैलाते थे, जो खुफिया प्रमुख का काम नहीं था। अगर मलिक अपने काम पर ध्यान देते और ये पता लगाते कि चीन वास्तव में क्या कर रहा है, तो हम उस शर्मनाक अपमानजनक स्थिति से बच सकते थे। लेकिन इसके लिए उन्हें चीन की रणनीतियों का पता लगाता होता था। लेकिन भारत पूरी तरह संतुष्ट था कि चीन की ओर से कोई बड़ा मामला नहीं होगा। लेकिन माओ, उनके शीर्ष सैनिक और राजनीतिक सलाहकार सतर्कता पूर्वक ये योजना बनाने में व्यस्त थे कि कैसे भारत के खिलाफ सावधानी पूर्वक प्रहार किया जाए, जो उन्होंने किया भी। नेहरू ने यह सोचा था कि भारत चीन संघर्ष के पीछे चीन सोवियत फूट महत्वपूर्ण था और इससे चीन थोड़ा भयभीत रहेगा। अब अगर मैं कायरता और विश्वासघात की बात करूं, तो मैं बता दूं कि हम ये नहीं जानते थे कि क्यूबा के मिसाइल संकट की जानकारी का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करते हुए नेहरू को सबक सिखाने का माओ का संदेश निकिता खुच्रेशव के लिए भी था। इसी कारण सोवियत नेता ने संयम बरता। भारत को इस मिसाइल संकट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 25 अक्टूबर को रूसी समाचार पत्र परावदा ने यह कह दिया कि चीन हमारा भाई है और भारतीय हमारे दोस्त थे। इससे भारतीय कैंप में निराशा की लहर दौड़ गई। परावदा ने यह भी सलाह दी कि भारत को व्यवहारिक रूप से चीन की शर्तों पर चीन से बात करनी चाहिए। यह अलग बात है कि क्यूबा संकट का समाधान करीब आते ही रूस अपनी पुरानी नीति पर आ गया। लेकिन माओ ने आक्रमण का समय इस हिसाब से ही तय किया था। आखिर में माओ ने भारत में वो हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। वो खुच्रेशव को कैरेबियन में कायरता और हिमालय में विश्वासघात के लिए ताना भी मार सकते थे। अब हम देखते हैं भारत चीन युद्ध पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में और तत्कालीन उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी में मैकमोहन रेखा के पार भारत पर आक्रमण किया। युद्ध शुरू होने तक भारतीय पक्ष आश्वस्त था कि युद्ध शुरू नहीं किया जाएगा और उसने बहुत कम तैयारियां की, यह सोचकर कि भारत ने संघर्ष वाले क्षेत्र में सैनिकों की केवल 2 डिवीजन तैनात की, जबकि चीनी सैनिकों की 3 रेजिमेंट तैनात थी। चीनियों ने भारतीय टेलीफोन लाइनें भी काट दी, जिससे रक्षकों को अपने मुख्यालय से संपर्क करने से रोक दिया गया। पहले दिन चीनी पैदल सेना ने भी पीछे से हमला बोल दिया। लगातार हो रहे नुकसान से भारतीय सैनिकों को भूटान भागने के लिए मजबूर कर दिया। 22 अक्टूबर को चीनियों ने एक झाड़ी में आग लगा दी, जिससे भारतीयों में बहुत भ्रम फैल गया। करीब 400 चीनी सैनिकों ने भारतीय ठिकानों पर हमला कर दिया। प्रारंभिक चीनी हमले को सटीक भारतीय मोर्टार फायर द्वारा रोक दिया गया था। जब भारतीय सेनाओं का पता चला कि एक चीनी सेना एक दर्रे में एकत्र हुई है, तो उसने मोर्टार और मशीन गनों से गोलीबारी शुरू कर दी और लगभग 200 चीनी सैनिकों को मार डाला। 26 अक्टूबर को 4 सिखों की एक गश्ती दल को घेर लिया गया था और जब वे घेरा तोड़ने में असमर्थ रहे, तो एक भारतीय इकाई ने चुपचाप अंदर घुसकर चीनी सेना पर हमला किया और सिखों को मुक्त करा लिया। चीन के आधिकारिक सैन्य इतिहास के अनुसार युद्ध ने अपने पश्चिमी क्षेत्र में सीमाओं को सुरक्षित करने के चीन के नीतिगत उद्देश्यों को हासिल कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि भारत को कभी संदेह नहीं था कि चीन कभी हमला करेगा, लेकिन उसने हमला किया। 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमला किया गया था, जिसे
1962 के भारत चीन युद्ध के रूप में जाना जाता है। चीन द्वारा कभी भी हमला न करने के विश्वास ने भारतीय सेना को तैयार नहीं होने दिया और परिणाम 10,000 से 20,000 भारतीयों के बीच गतिरोध था। सैनिक और 80,000 चीनी सैनिक। युद्ध लगभग 1 महीने तक जारी रहा और 21 नवंबर को चीन द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यह जानकारी सभी के पास पहुंचाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।